नमस्कार दोस्तों, ई बस्ताईएस एकेडमी में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम लोग इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण सेक्शन बायोडायवर्सिटी और उसका भी एक महत्वपूर्ण भाग कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी यानी सीबीडी पर परिचर्चा करेंगे। इस परिचर्चा के दौरान हमारा फोकस होगा कि हम पहले इस टॉपिक पर जो न्यूज़ करंट में रही है उस पर परिचर्चा करें, खास करके कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज यानी सीबीडी पर जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज अभी हाल ही में मॉन्ट्रियल में आयोजित हुई है उस पर चर्चा करें, उसके मेजर्स आउटकम क्या है उनको देखें। फिर इसके बाद हम सीबीडी का जो है थोड़ा सा ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य या इसके पीछे जो भी महत्वपूर्ण इसके जो निर्णय हुए हैं सीबीडी के या इसके जो सप्लीमेंट्री जो प्रोटोकॉल हैं, जैसे कार्टेजेना प्रोटोकॉल, नगोया प्रोटोकॉल, नगोया कुआलालंपुर प्रोटोकॉल, इन सब पर हम लोग परिचर्चा करें। सबसे पहले हम लोग एक थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन सीबीडी के बारे में जान लेते हैं। दोस्तों, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि 92 में 1992 में आपका जो है अर्थ समिट होता है। 1992 में आपका पृथ्वी सम्मेलन रियो डी जेनेरो में होता है। ठीक, यह एक तरह से कह लीजिए कि लैंडमार्क आपकी कॉन्फ्रेंस होती है। एक ऐसी कॉन्फ्रेंस होती है जो पर्यावरण और पारिस्थितिकी के क्षेत्र में बहुत सारे इम्पॉर्टेंट यहाँ पर निर्णय लिए जाते हैं। उन्हीं में से यहाँ पर, जैसा कि हम लोग पिछले क्लास में परिचर्चा कर चुके हैं कि 1992 का जो अर्थ समिट है उसमें जो है 3 महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाते हैं। एक निर्णय के तहत जो है आपका यूएनएफसीसी यानी जो आपका क्लाइमेट चेंज पर काम कर रहा है उसका उस कन्वेंशन का जो है निर्णय होता है। दूसरा आपका ये है आपका सीबीडी, यानी 3 होता है। एक आपका यूएनएफसीसी का यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कॉन्फ्रेंस ऑन क्लाइमेट चेंज, यही 1992 के पृथ्वी सम्मेलन से आता है। दूसरा आपका सीबीडी है, ठीक, कन्वेंशन ऑन बायोडायवर्सिटी। और तीसरा आपका यूएन कन्वेंशन ऑन आपका कम्बैट डेजर्टिफिकेशन, यूएन सीसीडी। ठीक, ये 3 मेन कन्वेंशन ये आपको 1992 का जो अर्थ समिट है उसी में से वहीं पर ये उभर कर सामने आते हैं। और आज चूंकि हम लोग जो है इसी क्रम में आज हम लोग सीबीडी पर परिचर्चा करेंगे। दोस्तों, सीबीडी जो है 1992 का जो अर्थ समिट होता है रियो डी जेनेरो में, वहीं पर ये सिग्नेचर के लिए ओपन होता है। ठीक, और इसके बाद जो है ये 93 में रेटिफाइड कर दिया जाता है अन्य देशों के द्वारा, यानी उसको ये अपना लिया जाता है सीबीडी कन्वेंशन ऑन बायोडायवर्सिटी को। ठीक है, तो ये मोटा मोटा इसकी बात है। अब जब सीबीडी अपना लिया जाता है तो इसमें जो डिसीजन मेकिंग यानी कि जो निर्णायक जो इसकी बॉडी है वो होती है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। इसकी जो निर्णायक बॉडी होती है सीबीडी की, ठीक, जो डिसीजन लेती है, तो सीबीडी की निर्णायक जो बॉडी होती है वो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज होती है। ठीक, जिसको कॉप बोलते हैं। इसकी प्रत्येक 2 साल पे एट एवरी 2 ईयर पर इसकी क्या होती है, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज की बैठक होती है। ठीक, तो इसी बैठक में महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाते हैं कि हम बायोडायवर्सिटी को कैसे कंजर्व करें, ठीक, आदि आदि। तो ये इसी क्रम में इस साल मतलब आपका 2022 में इसकी जो है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 15 नंबर की हुई है। ठीक, 15वें नंबर की कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज हुई है जो कि मॉन्ट्रियल कनाडा में संपन्न हुई है। ठीक, तो पहले हम ये इस पर परिचर्चा करेंगे, सीओपी 15 पर परिचर्चा करेंगे। फिर इसके बाद हम लोग जो है सीबीडी पर आएंगे कि सीबीडी के गोल क्या है, टारगेट क्या है, इसका मेन उद्देश्य क्या है, इसके सब मतलब जो भी सप्लीमेंट्री प्रोटोकॉल हैं, है ना, उन सब पर परिचर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग आ जाते हैं कोप 15 पर। दोस्तों, जैसा कि हम लोग अभी परिचर्चा किए हैं कि कोप 15 जो है मॉन्ट्रियल के कनाडा के मॉन्ट्रियल में जो है संपन्न हुई। इस 15 कोप की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि ये पहले चाइना के जो है कुनमिंग में प्रस्तावित थी, चाइना के कुनमिंग में। ठीक,
कुमनिंग एक जगह है चाइना में, वहाँ पे प्रस्तावित थी, लेकिन कोविड प्रोटोकॉल की वजह से वहाँ पर नहीं हो पाई। तो 2021 में वहाँ पर वर्चुअल माध्यम से जो है उसका इस COP15 का फर्स्ट पार्ट संपन्न हुआ था। इसका फेज सेकेंड जो है या सेकेंड पार्ट जो है आपका कनाडा के मॉन्ट्रियल में संपन्न हुआ। तो इस तरह से कहते हैं ये जो कनाडा के मॉन्ट्रियल में ये पार्ट जो है फिजिकल था, मतलब यहाँ पर भौतिक रूप से, शारीरिक रूप से वहाँ पर कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज में लीडर्स जो है उपस्थित थे। एनीवे ये तो इसलिए इसको कह सकते हैं कि इस कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज यानी COP15 की जो CBD की थी, इसका जो होस्ट नेशन था यानी इसको जो जिसने होस्ट किया था वो आपका कनाडा था, मॉन्ट्रियल शहर था, और जो लीडरशिप जिसकी थी वो थी चाइना की। तो इसीलिए यहाँ पे जो भी डिसीजन हुए हैं, जैसे जो मेजर डिसीजन है, तो इसको ये कुनमिंग मॉन्ट्रियल करके मेजर डिसीजन को नाम दिया गया। ठीक, तो कुल मिला के ये दो देश इसमें इन्वॉल्व थे, चाइना और कनाडा। अब दोस्तों ये CBD का जो COP15 है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट रहा है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, या आप यदि बायोडाइवर्सिटी के प्रति सजग हैं, कुछ उस पर आप मान लीजिए कुछ भी आपका यदि संवेदना है बायोडाइवर्सिटी जैव विविधता के प्रति, तो यह कॉन्फ्रेंस बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये ऐतिहासिक कॉन्फ्रेंस है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर बायोडाइवर्सिटी के कंजर्वेशन के लिए एक आपका जो है स्ट्रेटेजिक डॉक्यूमेंट साइन हुआ है जिसका नाम है कुनमिंग मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क, या इसको आप सिंपली कह सकते हैं GBF, माने ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क। ठीक, ये GBF क्या है दोस्तों? तो दोस्तों इसके पहले जैसे ये COP15 हुआ है, इसी तरह से COP10 हुआ था, COP10 हुआ था, यानी COP10 हुआ था। COP नहीं बोलना चाहिए, ये COP बोलना चाहिए इसको। ठीक है, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। ठीक, तो COP15 हुआ था, ये 10 हुआ था आपका नगोया में, 2010 में नगोया में हुआ था। उसी समय वो भी बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज है। क्यों? क्योंकि उसी में नगोया प्रोटोकॉल साइन हुआ था। इसके अलावा 2010 के नगोया कॉन्फ्रेंस में ही जो है आपका एक आईची टारगेट निर्धारित किया गया था। क्या किया गया था? आईची टारगेट। आईची टारगेट थे, ये जो आईची टारगेट था ये था आपका 2020 तक। आईची टारगेट जो था आपका आईची टारगेट ये 2020 तक जो है हम बायोडाइवर्सिटी को कैसे कंजर्व करेंगे, कैसे जो नुकसान हो चुका है उसको हम जो है फिर से रिजिन्युएट करेंगे, फिर से गेन करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, जो बायोडाइवर्सिटी से जो लाभ प्राप्त होते हैं, है ना, उसको कैसे आपस में जो है साझा करेंगे। ठीक, जो बायोडाइवर्सिटी का जो आपका सतत सस्टेनेबल यूज होता है कैसे करेंगे, और बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करने के लिए हमारे क्या क्या मैकेनिज्म होंगे। इस तरह से कुल मिला के 2010 से लेके 2020 के बीच में बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करने के लिए 20 टारगेट निर्धारित किए गए थे। ठीक, 20 लक्ष्य निर्धारित किए गए थे जिनके माध्यम से, जिन पे कार्यवाही करते हुए, इन टारगेटों को अचीव करते हुए हमें बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करना था। तो दोस्तों ये जो टारगेट थे आईची टारगेट, जो 2010 के नगोया कॉन्फ्रेंस में COP10 में एडॉप्ट किए गए थे, इनकी समय अवधि 2020 में ख़त्म हो रही थी। तो पोस्ट 20 यानी 2020 के बाद हम बायोडाइवर्सिटी को कैसे कंजर्व करें, इसके लिए हमें एक फ्रेमवर्क, स्ट्रेटजिक प्लान की ज़रूरत थी। उसी के संदर्भ में जो ये आपका जो सम्मेलन हुआ है COP15 COP15 हुआ है, इसी में जो है आईची की जगह पर, आईची टारगेट की जगह के ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क, ठीक, ये साइन किया गया है। ये जो है 2020 से लेके 2020 से लेके 2030 के बीच में हम बायोडाइवर्सिटी को कैसे कंजर्व करें, कैसे संरक्षित रखें, इस बात के लिए कुछ टारगेट निर्धारित किए गए हैं। ठीक, जिनको बोला गया है ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क। इसमें जो है आपके 2030 तक के लिए
2000 ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क में 2030 तक आपके 23 टारगेट निर्धारित किए गए हैं, यानी 23 टारगेट हैं जिनको जो है 2030 तक जो है अचीव करना है। ये जो ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क है ये थोड़ा सा इससे अधिक है। किससे? ये 23 टारगेट से अधिक है। ये डॉक्यूमेंट्स क्या कहता है? ये दो तरह की बात करता है। ये डॉक्यूमेंट्स एक बात करता है वर्तमान में समस्या क्या है, तो भाई वर्तमान में समस्या बायोडाइवर्सिटी का लॉस हो रहा है। फिर कहता है कि मतलब ऐसे समझिए कि ये जो GBF है, ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क, ये जो है एक तो बात करता है 2030 की, 2030 तक के लिए ये 23 टारगेट देता है। फिर एक लॉन्ग टर्म बात करता है 2050 की, कि 2050 में हमारी बायोडाइवर्सिटी की स्थिति क्या होगी, तो उसके लिए बात करता है ये टारगेट। और ये बात करता है 4 गोल की, 4 गोल्स की बात करता है, 4 लक्ष्य, ठीक, 4 गोल। तो बेसिकली क्या है, दिस वन इज मिशन, ये एक हमारा मिशन है। इस मिशन के माध्यम से 2050 का हम जो क्या करेंगे, विजन पूरा करेंगे। माने कि ये 23 टारगेट को पाने का एक मिशन है। इस मिशन के माध्यम से 2050 में जो हम 4 गोल हैं उसको विजन के रूप में विजुलाइज कर रहे हैं, ठीक। तो मिशन से विजन को पाना है। तो कुल मिला के ये एक लॉन्ग टर्म, मतलब एक बहुत ही बेहतरीन डॉक्यूमेंट्स है। 30 तक 23 टारगेट, 50 तक 4 गोल। ये आप जब आप बुक अभी तत्काल में पढ़ेंगे तो ये 4 गोल हैं, 23 टारगेट हैं, सब उसी में गोल मेल होंगे, ठीक है। लेकिन ये एकदम क्लियर कट ये चीज़ें हैं। विजन 50, टारगेट आपके 23 टारगेट 30 तक, ये है कुल मिला के। अब इसमें है क्या, इसको थोड़ा सा देख लेते हैं हम लोग। देखिए यही बात यहाँ पर लिखी हुई है कि ये ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क है। ये ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क इंक्लूड 4 गोल्स एंड 23 टारगेट फॉर द अचीवमेंट बाई 30। बेसिकली ये 23 गोल बाई 30, ये 4 गोल बाई 50, ठीक है। अब ये ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क में क्या हुआ है, तो इसके गोल एंड टारगेट देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको वैश्विक जैव विविधता फ्रेमवर्क भी कह सकते हैं। तो ये GBF जो है 4 गोल 23 टारगेट है, हम लोग ने बात कर दी। 4 गोल आर सेट आउट फॉर 50, 4 गोल जो हैं 2050 तक के लिए सेट किए गए हैं। अब ये 4 गोल हैं क्या, जैसे क्या है, जैसे ये इसको गोल ए जो है, गोल ये है कुल मिला के इन शार्ट में, कि भाई हमें जो है अपने इको मतलब जो बायोडाइवर्सिटी है उसमें जो जीव जंतु हैं जिनका एक्सटिंक्शन हो रहा है, यानी विलुप्त हो रहे हैं, उनको हमें जो है रोकना है। और 2050 तक हमें जो इनके मतलब कह लीजिए कि जो एक्सटिंक्शन की दर है, यानी इनके जो विलुप्त होने की दर है, उसमें 10% की कमी करना है। एक ये गोल हो गया, गोल ए। गोल बी जो है इनका जो दूसरा गोल है, वो कहता है कि हमें जो है ये जो हमारा बायोडाइवर्सिटी है या जो हमारा इकोसिस्टम है ये हमारे लिए वैल्यूएबल है, इस बात का एहसास हमें हो, जिससे कि हम जो है जो बायोडाइवर्सिटी है उसका क्या करें, सस्टेनेबल यूज करें, और उससे होने वाले लाभों को आपस में क्या करें, शेयर करें, आपस में बांटें, ठीक। जो कम्युनिटी जो जो इकोसिस्टम बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व किए हुए है, तो उससे यदि कोई लाभ ले रहा है, कोई मेडिसिन बन रही है, तो उससे जो लाभ हो रहा है तो उनको भी उसका लाभ हस्तांतरित किया जाए। ये बी हो गया। जो आपका तीसरा गोल है ये कहता है कि वही आपका बी वाला हो गया कि सतत उपयोग किया जाए। और सी कहता है न्याय संगत, मतलब जो हमने बी में ही दोनों बात कर दी, तो सी वाला कहता है शेयर द मॉनेटरी एंड नॉन मॉनेटरी बेनिफिट यूटिलाइजेशन, मतलब कि जो जेनेटिक रिसोर्सेज होते हैं, ठीक, जो जिस पर आपका कि नगोया प्रोटोकॉल बना हुआ है, ठीक, कि जो जेनेटिक रिसोर्सेज किसी बायोडाइवर्सिटी पुल से प्राप्त होते हैं तो उसका जो है लाभ जो है वहाँ के स्थानीय लोगों को भी जो है साझा किया जाए, न्याय संगत उसका वितरण हो। और डी आपका जो पार्ट कहता है कि ये इंश्योर ऑल पार्टीज हैव एडिक्वेट मीन टू इम्प्लीमेंट द GBF, यानी कि ये जो ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क बना है,
अर्थात जो जैव विविधता को हमें संरक्षित करना है, तो उसको संरक्षित करने के लिए जो साधन है उसका जो है वो उनकी पर्याप्तता को सुनिश्चित की जाए, चाहे वो मॉनेटरी हो, चाहे टेक्नोलॉजिकल हो, ठीक, चाहे विकसित देश विकासशील देशों को हेल्प करें, तो ये सब जो है क्या किया जाए, सुनिश्चित किया जाए। तो ये 4 गोल जो है 2050 तक के लिए हैं, और इन गोल्स को जो प्राप्त किया जाएगा ये 23 टारगेट्स के माध्यम से किया जाएगा। यानी जो आपके 23 टारगेट हैं, 23 टारगेट इनके माध्यम से किया जाएगा। ये 23 टारगेट हैं, इसी 23 टारगेट में आता है एक 30x30 टारगेट। 30x30 मतलब कि 2030 तक 30%, बस इतना याद रखिए, 2030 तक यानी 2030 तक 30% हमें क्या करना है, इफेक्टिव रिस्टोरेशन करना है। मतलब कि जो 30% एरिया जो है जो डिग्रेडेड हो चुका है, टेरेस्ट्रियल, लैंड, वाटर, कोस्टल, जो भी डिग्रेडेड हो चुका है, उसको हमें क्या करना है, फिर से जो है मतलब रिस्टोर करना है, ठीक, फिर से उसको पुनर्जीवित करना है, ठीक है। तो 30x30 ये एक हो गया, और ठीक, तो 30x30 हो गया। या एक तरह से ये कह लीजिए कि जैसे जो तटीय एरिया है, जो लैंड है, तो उसमें जो हमें जो कंजर्वेशनल एरिया होते हैं, जो संरक्षित क्षेत्र होते हैं, उनकी जो है वृद्धि करके हमें बायोडाइवर्सिटी को मजबूत करना है, ठीक। तो ये 30x30 टारगेट है। तो 30x30 टारगेट, इसके अलावा इसमें जो ये कॉप आपकी जो है कॉप 15 हो रही थी, तो एक तो हो गया कॉप 15 में आपकी ग्लोबल डाइवर्सिटी फ्रेमवर्क बना है। इस फ्रेमवर्क का उद्देश्य क्या है, हमें बायोडाइवर्सिटी की कैसे सुरक्षा करनी है। अब देखिए दोस्तों, इसके पहले ये देखा गया था कि जो आईची टारगेट थे वो अचीव नहीं हो पाए, यानी उनको प्राप्त नहीं किया जा सका, जो 2010 में साइन किया गया था। लेकिन उसके जो कमियां थी उनसे इसमें सीख ली गई, और ये कहा गया कि भाई इसके जो ये टारगेट हैं इनको और हम जो है मतलब देशों को जो है इसके प्रति जो क्या बनाएंगे, जवाबदेह बनाएंगे कि इन टारगेट्स को अचीव किए हैं कि नहीं किए हैं। तो इसके लिए वो क्या करें, जो नेक्स्ट जो आपकी कॉप हो, जो बैठक हो, तो उसमें उन्होंने कितना अचीव किया, कितना नहीं अचीव किया, उसकी क्या करें, वो प्रस्तुति करें, ठीक। तो इसकी एक मॉनिटरिंग सिस्टम भी जो है इसका एक प्रॉपर तरीके से डेवलप किया जाए, ठीक। दूसरा, इस कॉप में ये भी एक ये बात रही है कि ये ये जीबीएफ है, ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क है, इसके जो टारगेट हैं इन टारगेट को पाने के लिए जो देश प्रयास करेगा तो उसको फंड की ज़रूरत होगी। तो ये उम्मीद की गई है, ये देशों के द्वारा यह प्रयास किया गया है कि एक जो है एक फंड का जो है क्या किया जाए, निर्माण किया जाए, ताकि इन टारगेट्स को पूरा किया जा सके, ठीक। इसी में एक और चीज़ है कि जो कंपनीज होती हैं, जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं, कंपनियां होती हैं, उनको यह कहा गया है, यह सुनिश्चित किया गया है कि वो इस बात को बताएं, रिपोर्ट करें कि उनके किसी भी एक्टिविटी से, डेवलपमेंटल एक्टिविटी से क्या बायोडाइवर्सिटी को नुकसान हो रहा है, कितना वो नुकसान कर रहे हैं, उसकी वो रिपोर्टिंग करें, ठीक। तो ये कुल मिला के जो आपका COP 15 है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाला है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, खास करके ये GBF के संदर्भ में देखें तो, ठीक। तो ये क्लियर है इतनी बात कि GBF इस बार लाया गया 2020 से 2030 के लिए, हमें कैसे बायोडाइवर्सिटी के कंजर्वेशन के एरिया में बढ़ना है, संरक्षण के एरिया में बढ़ना है, उसके लिए एक तरह से डॉक्यूमेंट्स है। ये ध्यान रखना है, ये GBF ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क लीगली बाइंडिंग नहीं है, ठीक। ये क्या है, किसी प्रकार का किसी देश पर बंधन नहीं लगाता है। तो ये मोटी मोटी बातें रही जैव विविधता का जो COP 15 हुआ है, जो कि मॉन्ट्रियल में हुआ था, उसके बारे में। अब हम लोग जो है देख लेते हैं थोड़ा सा बायोडाइवर्सिटी, जो कंजर्वेशन ऑफ कन्वेंशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी है, जैव विविधता अधिसमय, उसके थोड़ा सा क्या है इस बारे में जान लेते हैं। दोस्तों,
कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी या बायोडाइवर्सिटी सीबीडी, जैसा कि हमने बताया 1992 का जो पृथ्वी सम्मेलन है, अर्थ समिट है, उसमें यह सिग्नेचर के लिए ओपन होता है। उसी समय आपके तीन और मेन महत्वपूर्ण कन्वेंशन आपके आते हैं, यूएनएफसीसी, यूएनसीसीडी, ठीक, और ये सीबीडी। तो सीबीडी 92 में सिग्नेचर के लिए ओपन होता है, 93 में जो है इसको अपना लिया जाता है, इंडिया इसको 94 में अपनाता है। दोस्तों एक महत्वपूर्ण फैक्ट है कि कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी को यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका ने, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका ने इसको रेटिफाई नहीं किया है सीबीडी को, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। ये जो है जो सीबीडी है, कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, तो इसके 3 गोल हैं, ठीक, 3 लक्ष्य हैं कि आप बताया जाए कि सीबीडी के 3 लक्ष्य क्या हैं। तो एक है आपका कंजर्वेशन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, यानी जैव विविधता का संरक्षण। दूसरा आपका कंपोनेंट है इसका कि सस्टेनेबल यूज ऑफ द कंपोनेंट ऑफ द बायोडाइवर्सिटी, यानी जो जैव विविधता के घटक हैं, जैव विविधता के जो उत्पाद हैं, उनका क्या किया जाए, सस्टेनेबल उपयोग किया जाए। और तीसरा है फेयर एंड इक्विटेबल शेयरिंग ऑफ बेनिफिट अराइजिंग फ्रॉम द जेनेटिक रिसोर्सेज, यानी कि जो जैव विविधता के आनुवंशिक संसाधनों से जो लाभ मिलता है, खास करके दवा आदि बनाने वाली प्रोडक्ट के माध्यम से, तो उनसे उत्पन्न होने वाले लाभों को क्या किया जाए, वहाँ पर जो कम्युनिटी उसको उस जेनेटिक रिसोर्स को कंजर्व करके रखी थी, उसके साथ लाभों को साझा किया जाए, ठीक। दोस्तों ये जो 3 गोल हैं, इन्हीं 3 गोल्स को जो है पाने के लिए अलग अलग प्रोटोकॉल आते हैं। जो ये पहला वाला है कंजर्वेशन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, गोल नंबर 1 है आपका, इसी के लिए बेसिकली कह लीजिए सीबीडी है, कंजर्वेशन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। या इसी टारगेट को पाने के लिए जो आपका जैसे अभी जो है ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क बना है, या इसके पहले जो है आईची टारगेट था, तो ये कंजर्वेशन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी के लिए ही ये सब किया जा रहा था। एक ये तीसरा वाला गोल है फेयर एंड इक्विटेबल शेयरिंग ऑफ बेनिफिट अराइजिंग फ्रॉम द जेनेटिक रिसोर्सेज। दोस्तों इसी के लिए जो है आपका नगोया प्रोटोकॉल जो है आपका आया था। नगोया प्रोटोकॉल 2010 में जो है साइन किया गया था, ठीक, ये आया था 2010 में। और ये सस्टेनेबल यूज ऑफ कंपोनेंट ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी कह सकते हैं कुछ हद तक, इसी के लिए जो है कार्टेजेना प्रोटोकॉल आया था। कार्टेजेना प्रोटोकॉल आया था, बेसिकली वो बायो सेफ्टी पर था, ठीक। इसको हम लोग देख लेते हैं। इसके 2 सप्लीमेंट्री एग्रीमेंट हैं, किसके, सीबीडी के। सीबीडी के जो है कंजर्वेशन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी के 2 सप्लीमेंट्री एग्रीमेंट हैं, एक कार्टेजेना प्रोटोकॉल और एक नगोया प्रोटोकॉल। और एक कार्टेजेना प्रोटोकॉल का भी जो है सब सप्लीमेंट्री कह लीजिए प्रोटोकॉल है, जिसको हम लोग बोलते हैं नगोया कुआलालंपुर प्रोटोकॉल, ठीक है। वो उसको भी हम लोग देखते हैं। दोस्तों सबसे पहले देखते हैं कार्टेजेना प्रोटोकॉल। तो दोस्तों कार्टेजेना प्रोटोकॉल जो है बायो सेफ्टी टू द कंजर्वेशन ऑन बायोलॉजिकल बायोडाइवर्सिटी, मतलब ये कुल मिलाकर बायो सेफ्टी, ठीक, जैव सुरक्षा पर एक तरह से जो है ये प्रोटोकॉल है। कैसे, जैसे मान लीजिए कि ड्यू टू बायोलॉजिकल मतलब टेक्नोलॉजी है ना, माने कि बायोटेक की वजह से, बायोटेक्नोलॉजी की वजह से, ठीक, जो हम लोग जो है जीव जंतुओं में क्या करते हैं, जेनेटिक चेंज करते हैं, ठीक, उसकी अब वो जो जेनेटिकली मॉडिफाइड जो ऑर्गेनिज्म है, ठीक, या लिविंग आपके जो है लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म है, एलएमओज हैं, ये यदि किसी नए इकोसिस्टम में जाते हैं, इन्वायरमेंट में जाते हैं, या किसी जैव विविधता में जाते हैं, तो वहाँ की जैव विविधता को ये क्या करते हैं, नुकसान पहुँचाते हैं। तो इस बात की मतलब एक तरह से इस चिंता को जो है, यानी एक तरह से क्या हो गया, बायोसेफ्टी, यानी कि मॉडर्न टेक्नोलॉजी की वजह से जो हम किसी जीव जंतु में चेंज करते हैं, फिर वो जीव जंतु किसी दूसरे इकोसिस्टम में जाता है या इन्वायरमेंट में जाता है, तो वहाँ की जैव विविधता को वो नुकसान पहुँचा सकता है। तो इस बात के लिए क्या है, ये कार्टेजेना प्रोटोकॉल है कि इस बात से जो है सुरक्षा करी जाए। और इसी की जवाबदेही तय करने के लिए जो है आपका नगोया कुआलालंपुर प्रोटोकॉल जो है 2010 में साइन किया। इसको भी हम लोग देखते हैं।
फिर आपका जो नगोया प्रोटोकॉल है, नगोया प्रोटोकॉल वही बताया कि जो आपका सीबीडी का जो तीसरा टारगेट था, सीबीडी के जो ये तीसरा, फेयर एंड इक्विटेबल शेयरिंग ऑफ बेनिफिट अराइजिंग फ्रॉम द जेनेटिक रिसोर्सेज, यानी कि आनुवांशिक संसाधनों से उत्पन्न होने वाले लाभों का फेयर यानी कि न्याय संगत और न्याय संगत वितरण, मतलब साझेदारी जो है वो की जाए। तो इसके लिए जो है आपका 2010 में जो है 2010 में कॉप 15 में जो है, कॉप 10 में जो है जो कि नगोया जापान में संपन्न होता है, वहाँ पर नगोया प्रोटोकॉल पर जो है हस्ताक्षर किया जाता है। यह प्रोटोकॉल 2010 में हस्ताक्षरित किया जाता है और 2014 से जो है आपका ये प्रभावी हो जाता है। इसी प्रकार से इसी समय जो है नगोया कुआलालंपुर सप्लीमेंट्री प्रोटोकॉल ऑन लायबिलिटी एंड रिड्रेस टू द कार्टेजेना प्रोटोकॉल ऑन बायोसेफ्टी, यानी कि जो बायोसेफ्टी पर कार्टेजेना प्रोटोकॉल हुआ था उसी का एक सप्लीमेंट्री प्रोटोकॉल जो है ये नगोया कुआलालंपुर प्रोटोकॉल जो है साइन होता है 2010 में। नगोया कुआलालंपुर मतलब ये दो जगह पे मिला जुला के फाइनलाइज होता है, तो इसलिए इसका नाम नगोया कुआलालंपुर सप्लीमेंट्री प्रोटोकॉल है। ठीक, ये 2010 में होता है। ये जो आपका कार्टेजेना प्रोटोकॉल है दोस्तों, ये 2000 में साइन होता है, 2000 में सिग्नेचर होता है और 2003 से जो है ये प्रभावी हो जाता है। इसके साथ कार्टेजेना प्रोटोकॉल के साथ एक बहुत महत्वपूर्ण मतलब इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन है। जैसा कि हम जानते हैं कि जो सीबीडी है, सीबीडी का जो सीओपी होता है, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज होती है, प्रत्येक 2 साल पर होती है। लेकिन 1999 में एक स्पेशल सेशन बुलाया जाता है, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज बुलाई जाती कार्टेजेना में, और उसी समय इस प्रोटोकॉल को जो है क्या किया जाता है, डिस्कस किया जाता है, जो कि 99 में ये डिस्कस होता है और एक साल बाद 2000 में जो है ये इसको क्या कर दिया जाता है, एक्सेप्ट कर लिया जाता है, सिग्नेचर के लिए ओपन कर दिया जाता है और 2003 में ये लागू हो जाता है। ठीक, तो कुल मिला के जो बायोडाइवर्सिटी है, जो 2092 के पृथ्वी सम्मेलन से जो है इस सीबीडी का जो है से जो है पूरे विश्व के लोगों को कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी में, मतलब कैसे बायोडाइवर्सिटी का कंजर्वेशन किया जाए, संरक्षण किया जाए, उसमें जो है उस सीबीडी के माध्यम से पूरे विश्व को जो है क्या किया जाता है, एक तरह से शामिल किया जाता है। दोस्तों सीबीडी एक तरह से क्या है, सीबीडी जो है एक तरह से कानूनी रूप से बाध्यकारी है, लीगली बाइंडिंग है ये। इसीलिए जो है भारत ने जो है 2002 में जो है एक एक्ट पारित किया था, बायोडाइवर्सिटी एक्ट के नाम से जाना जाता है। ये सीबीडी को ही लागू करने के लिए एक तरह से पारित किया गया था। तो दोस्तों आज के टॉपिक में हम लोगों ने बायोडाइवर्सिटी के इस महत्वपूर्ण जो कन्वेंशन है इस पर चर्चा की। वर्तमान में यह क्यों चर्चा में रहा, अनेक कॉप 15 के बारे में पर चर्चा की, और इसका ऐतिहासिक या इसका जो कॉन्सेप्चुअल पहलू है उस पर भी हमने पर चर्चा की। तो दोस्तों आई होप ये आपको क्लास अच्छी लगी होगी। आगे साथ बनाए रखिए और हमारे इस प्रयास को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू। आगे हम फिर किसी महत्वपूर्ण टॉपिक को लेकर आएंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।